हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सारे। आई होप ऑल आर डूइंग फाइन। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिविल प्रोसीजर कोड की। सिविल प्रोसीजर कोड होता क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड का इंडियन लीगल सिस्टम में क्या इम्पोर्टेंस है, और लॉ स्टूडेंट्स के लिए सिविल प्रोसीजर कोड कैसे इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड क्या है। इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे कोई भी आदमी कोई भी क्राइम करता है तो हमें पता है उसकी पनिशमेंट या तो आईपीसी में है या तो जो भी हमारे लॉज बने हैं उसमें उसकी पनिशमेंट दी गई है। अगर कोई क्राइम करता है तो उसकी डेफिनेशन और उसकी पनिशमेंट और उसके इंग्रेडिएंट्स वो आईपीसी में दिए गए हैं। लेकिन उसका जो प्रोसीजर है, अगर हमने क्रिमिनल को, एक्यूज्ड को, किसी भी आदमी जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, अगर हमने उसको प्रोसिक्यूट करवाना है, अगर हमने उसको सज़ा दिलवानी है, तो हमको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है लॉ के लिए, क्रिमिनल लॉ में। ऐसे हम किसी भी क्राइम में पनिशमेंट कैसे दे सकते हैं, जो भी आईपीसी में पनिशमेंट लिखी है वो उसको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन प्रोसीजर कैसे चलेगा, कोर्ट में कैसे सारी प्रोसीडिंग होगी, कोर्ट में हम कैसे दलीलें देंगे, क्या क्या पेश किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, समन्स वारंट्स कैसे भेजे जाएंगे, उसके बाद इंक्वायरी कैसे होगी और ट्रायल कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हमें सीआरपीसी बताता है क्रिमिनल लॉ के अंदर। ऐसे ही अगर हम क्रिमिनल लॉ को एक साइड पे रख दें और सिविल लॉ की बात करें, जो बाकी सारे केसेस हैं, कुछ केसेस को छोड़ के, क्रिमिनल लॉ को छोड़ के, वो सारे केसेस सिविल नेचर के अंदर आते हैं या सिविल लॉ के अंदर आते हैं। उसमें हम सिविल प्रोसीजर कोड यूज़ करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल आपको छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल आपने किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब आपके पास रेमेडी है, पता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी है, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर कोर्ट में जाके उस रेमेडी को अवेल कर सकते हो। लेकिन प्रोसीजर उसका क्या होगा, आप कैसे जाओगे, कैसे एडवोकेट प्लेंट फाइल करेगा, कैसे डिफेंस में वो रिटन स्टेटमेंट देगा, कैसे उसकी प्रोसीडिंग चलेगी, कैसे उसकी एग्जीक्यूशन होगी और कैसे आपको रेमेडी मिलेगी, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेके एंड तक किस कोड में दी गई हैं, वो दी गई हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908, जो कि इंडियन लीगल सिस्टम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोड माना जाता है। हमारे पास दो मेन प्रोसीजरल कोड हैं जो कि इंडियन कोर्ट्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर कोई भी लॉ स्टूडेंट प्रैक्टिस करना चाहता है और प्रैक्टिस में अच्छी आगे बढ़ना चाहता है, उसको ये दो लॉ बहुत ही ध्यान से करने पड़ेंगे। एक मैंने क्या बताया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और दूसरा जो हम आज इसकी लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं वो है सिविल प्रोसीजर कोड। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सिविल प्रोसीजर कोड क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा इंडियन लीगल सिस्टम में इसका क्या महत्व है। अब देखिए, जब भी कोई भी डिस्प्यूट होता है तो एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है कि आई विल सी यू इन अ कोर्ट। कोई भी अगर आपका डिस्प्यूट है, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर आप उस डिस्प्यूट के बारे में केस फाइल कर सकते हो, आप कोई भी रेमेडी ले सकते हो। एक छोटी सी बात है, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर विल बी अ रेमेडी। अगर आपका कोई राइट है, अगर आपका कोई राइट ब्रीच करता है तो उसकी रेमेडी भी आपको मिलेगी। जो क्राइम है उसकी रेमेडी हमें कहाँ मिलती है, क्रिमिनल लॉ के अंदर, उसकी प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल लॉ के अंदर हम करते हैं। लेकिन अगर सिविल केस है, कोई डिस्प्यूट है, टॉर्ट है, या कोई भी और लॉ है जो सिविल नेचर का है या सिविल केसेस के अंडर आता है, उसकी रेमेडी के लिए हम सिविल प्रोसीजर कोड यूज़ करेंगे, और जो जो इसमें बताया गया है उसको फॉलो करके
आपकी रेमेडी आपको मिल जाएगी। सो इसीलिए अगर ड्राफ्टिंग करनी हो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर होगी, अगर एग्जीक्यूशन करवानी हो वो भी सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर होगी, अगर एडजर्नमेंट लेनी हो वो भी सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर होगी। ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत एग्जॉस्टिवली ये एक्ट सारी चीज़ों के बारे में हमें बताता है और डिटेल्ड रूप में बताता है। अब मैं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर 158 सेक्शंस हैं जिनका नेचर हम सब्सटेंटिव भी मान सकते हैं। वो 158 सेक्शंस हमें कुछ ना कुछ चीज़ें बताते हैं, जिनके आगे उसके बाद हमारे पास 51 ऑर्डर्स हैं। उसमें ऑर्डर्स के आगे हमारे पास रूल्स हैं, ऑर्डर्स के बीच में जो रूल्स हैं उसमें डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे कैसे हमने किसी भी चीज़ को परस्यू करना है। छोटी सी छोटी चीज़ भी उसमें पूरी एग्जॉस्टिव तरीके से बताई गई है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें बताया गया है कि जो केस फाइल है वो पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर करना है हमने। अगर कोई भी केस फाइल है वो इस सेक्शन के अंदर करना है, लेकिन अगर उसकी डिटेल में जाना है कि केस कैसे फाइल करना है तो हमको ऑर्डर्स देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 हमें प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं, और सूट के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके बारे में हमें बताते हैं। उसमें डिटेल रूप में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने प्लेंट के अंदर इंक्लूड करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं इंक्लूड करनी। अगर हम जो अपनी ड्राफ्टिंग है उस पर्टिकुलर तरीके से बनाएंगे तभी हमारी प्लेंट इंस्टीट्यूट होगी कोर्ट में, नहीं तो हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, रिटर्न ऑफ प्लेंट हो जाती है और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाती है। सो इस लॉ को पढ़ना लॉ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक मिथ के बारे में मैं आपका एक मिथ सॉल्व कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लॉ पास आउट कर चुके हैं, जो आपके सीनियर्स होंगे या जो अभी भी पढ़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि यार सीपीसी तो बहुत टफ सब्जेक्ट है, सीपीसी हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत टफ है, यहाँ इसमें इतनी टेक्निकलिटीज़ हैं, ऑर्डर्स हैं, रूल्स हैं जो कि हमें समझ में ही नहीं आते। ये बिल्कुल ही गलत बात है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हो, इसको देखते हो, तो बिलीव मी इससे आसान सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी कोई भी नहीं है। ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इजी भी है। टफ सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो इसको पढ़ते ही नहीं है और मन में ये धारणा बनाए रखे हैं कि सीपीसी तो बहुत टफ है, ये हमें आएगी ही नहीं। सो ये मिथ में सॉल्व कर दिया आपका। ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है, लेक्चर सुनने हैं और बुक से जाके थोड़े से नोट्स बना के आपने उस चीज़ को अपने माइंड में ग्रैब कर लेना है। सो उसको थोड़े दिन रिवीजन में लगा देने हैं। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करोगे तो ये कोई भी चीज़ें आपको नहीं भूलेंगी। सो ये मैं आपके लिए सिविल प्रोसीजर कोड की लेक्चर सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें मैं ये दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। इसमें मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दी, जिसमें मैंने बताया सिविल प्रोसीजर कोड क्या है, ये इंडियन लीगल सिस्टम में कैसे हेल्प करता है और कैसे इम्पॉर्टेंट है, और लॉ स्टूडेंट को इसका क्या फ़ायदा होने वाला है इन फ्यूचर। और जो आने वाली लेक्चर सीरीज़ है, इसमें मैं कॉम्प्रीहेंसिवली आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, जिससे आपकी एकेडमिक्स की तैयारी होगी जो आप पेपर कर रहे हो। सेकेंडली आपको वो जानकारी मिलेगी जो कोर्ट में आप प्रोसीजर यूज़ करोगे। थोड़ी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी आपको बताऊंगा ताकि अगर आप कोर्ट में जाओ तो उसके बारे में भी आपको पता हो। थर्डली मैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपको क्वेश्चन बताऊंगा, और जो भी मेरा लेक्चर होगा उसमें जिस पे मैं ज़्यादा फोकस दूंगा कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, जो आपको आगे जुडिशरी में या कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देते हो लॉ का, कॉम्पिटिटिव एडीए वगैरह, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी या एपीओ, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी, ये सभी एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेगा। सो आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो।
अगर आपको वीडियो पसंद आई आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जिन भी स्टूडेंट्स ने, जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको ये लेक्चर्स टाइम टू टाइम डिलीवर करता रहूं, और आप ये सीपीसी और भी लॉ रिलेटेड मैं वीडियोस डालता रहूँगा, वो आप सुन लो और सुन के आप उसकी जानकारी प्राप्त करो। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल। थैंक यू गाइस।